नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैनिक पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अरस्तु की पॉलिटिक्स और इसके साथ साथ अरस्तु की मध्यमार्गीय पद्धति, इन दो के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स के अंदर जो सामूहिक निर्णय बुद्धि सिद्धांत दिया गया वो क्या था। तो इसके लिए अरस्तु कहता है कि जब भी निर्णय किया जाएगा तो निर्णय का आधार सामूहिकता होगी, अर्थात सबके सब मिलकर के सामूहिक बुद्धि, किसी एक व्यक्ति की बुद्धि नहीं बल्कि सभी की बुद्धि लगेगी और उसके बाद निर्णय के ऊपर जाना है। लेकिन उसमें एक बात उसने विशेष रूप से कही थी, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। अरस्तु ने आदर्श राज्य की पॉलिटी में, चूंकि एक बात और स्पष्ट कर दूं, जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य बनाया था वैसे अरस्तु ने भी आदर्श राज्य बनाया था। अरस्तु वाला जो आदर्श राज्य था उसे क्या कहा गया? पॉलिटी, ठीक है। तो अरस्तु के आदर्श राज्य पॉलिटी में नीति निर्णय का अधिकार समुदाय को, मतलब नीति का निर्माण करने का अधिकार, निर्माण करने तक अथवा उस नीति का निर्णय करने तक। नीति का निर्णय करना अथवा निर्माण करना बात एक ही है, क्योंकि आप डिसीजन कर रहे हो या फिर आप उसका निर्माण कर रहे हो, वो है तो एक विशेष विचार, तो उसको चाहे आप उसके ऊपर निर्णय करो चाहे उसका निर्माण करो, तो दोनों बातें एक है वहाँ। तो निर्णय का अधिकार तो किसको है? समुदाय को। लेकिन फिर जो निर्णय किया अथवा जो निर्मित किया उसको जब काम में लेने की बात आई, यानी उसका क्रियान्वयन, तब बात आती है कि क्रियान्वयन विशेषज्ञों के द्वारा किया जाएगा। ये बात किसने कही? अरस्तु ने। कि जब आप कानून बनाओ, वो सीधी सी बात है, ये थोड़ा दार्शनिक भाषा आपको लगेगी, हार्ड और बाकी कुछ नहीं है, जो आज होता है वैसा ही उसी बात को वो स्वीकार कर रहा है। जैसे व्यवस्थापिका के अंदर लोकसभा राज्यसभा होती है, वहाँ कानून बनते हैं, सामूहिक बुद्धि लगती है, और फिर जो कानून बना उसको काम में लेने के लिए नहीं, क्रियान्वित करने के लिए तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद वही होती है। तो क्या है, वो क्रियान्वित करने के लिए विशेषज्ञ होते हैं, और उनके भी साथ जो सारे सचिव सेक्रेटरी जितने भी हैं वो IAS अधिकारी वही है, मेरे विशेषज्ञ ही है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि सामूहिक निर्णय बुद्धि सिद्धांत का जो अरस्तु का जो मतलब था वो ये था कि जब भी किसी विषय के ऊपर निर्णय किया जाए, नीति बनाई जाए, तब तो विस्तारित बुद्धि यानी सामूहिक बुद्धि काम में ली जाए, लेकिन जैसे उसको क्रियान्वयन करने की बात आए तो विशेषज्ञों के द्वारा क्रियान्वित की जानी चाहिए, ठीक है। इसको क्या कहा गया? सामूहिक निर्णय बुद्धि सिद्धांत। और ये कहाँ दिया गया? पॉलिटिक्स जो किताब है, जो कि सबसे फेमस बुक, यही सबसे महत्वपूर्ण बुक थी पॉलिटिक्स, किसकी? अरस्तु की। उसके अंदर प्रमुख रूप से इसने ऐसा बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि पॉलिटिक्स की दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या थी। पॉलिटिक्स के अंदर लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या था? वो था यथास्थितिवाद या परिवर्तन विरोध या रूढ़िवादी। विशेष रूप से जब हम अरस्तु को देखते हैं तो वास्तव में वो खुद रूढ़िवादी था, परिवर्तन का विरोधी था और यथास्थितिवादी, जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है। आज की तारीख में जिन्हें हम दक्षिणपंथी कहते हैं, ठीक है, जो आजकल वामपंथ और दक्षिणपंथ की जो परिभाषा चलती है उसमें वामपंथ परिवर्तन का समर्थन करता है और दक्षिणपंथ यथास्थितिवाद का समर्थन करता है। कुछ वैसा ही है किसके बारे में? अरस्तु के बारे में। यानी अरस्तु एक दक्षिणपंथी विचारक था, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एक विचारक थे केनी, अगर उनकी बात को हम पढ़ेंगे तो हम समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये किस प्रकार से यथास्थितिवादी था। देखिएगा, केनी ने कहा कि अरस्तु का शिष्य सिकंदर, निश्चित रूप से हम सबको मालूम है कि अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। वो क्या कर रहा था? सिकंदर जो है वो एक साम्राज्य बना रहा था, वो तो पूरे विश्व में अपने आप को विजेता बना रहा था और बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर रहा था। वहीं अरस्तु खुद क्या कर रहा था वो देखना। अरस्तु नगर राज्य बना रहा था ना, अरस्तु नगर राज्य का समर्थक था। तो यहां बड़ी बात आ रही कि वो तो छोटे राज्य तक डटे रहना चाहता था। कौन? अरस्तु, क्योंकि उसके समय तक क्या था? नगराज्य ही था। वो उस नगराज्य को परिवर्तित करके राष्ट्र राज्य में या विश्व राज्य की अवधारणा में नहीं जाना चाहता था, वो नगर राज्य तक ही सीमित रहना चाहता था। यूनान सब कुछ उसके लिए, तो नगर राज्य तक सीमित रहना चाहता था, जिसमें भी वो एथेंस, स्पार्टा, ठीक है, और जो उसका खुद का जन्म स्थान, सबको अलग अलग नगरों के रूप में और उनको राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता था। कौन? अरस्तु। लेकिन जब हम बात करते हैं उसके शिष्य की, तो वो पूरी दुनिया पे राज करके और पूरी दुनिया को अपने साम्राज्य के अंदर स्थापित करके और फिर उसे एक राज्य बनाना चाहता था।
खुद कंफ्यूज है, कौन? अरस्तु, कि मैं अपने स्टूडेंट को किस काम के लिए भेज रहा हूँ और खुद किस विचारधारा की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए केनी नामक विचारक ने कहा कि अतः पॉलिटिक्स एक पिछड़ी बेमेल रचना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये और एग्जाम में भी आने लायक है और आती भी है। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है ये? पॉलिटिक्स यानी जो किताब जिसके अंदर ये बात लिखी है उसने, ठीक है ना, क्योंकि विरोधी है, बेमेल है, ये दो बात समझनी है अपने को। पॉलिटिक्स एक पिछड़ी तो क्यों? क्योंकि अरस्तु इसके माध्यम से यानी पॉलिटिक्स के माध्यम से अपने आप को रूढ़िवादी बता रहा है, अपने आप को परिवर्तन विरोधी बता रहा है, यथास्थितिवादी स्थापित कर रहा है, क्योंकि वो नगराज्य का समर्थन कर रहा है। किसमें? पॉलिटिक्स में। और जब वो नगराज्य का समर्थन कर रहा है तो यथास्थितिवादी है, रूढ़िवादी है, और जब रूढ़िवादी है तो पिछड़ा हुआ है। क्लियर? तो इसका मतलब तो क्या नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है कि पॉलिटिक्स एक पिछड़ी किताब है। क्यों? क्योंकि वो नगराज्य का समर्थन करने वाले अरस्तु का सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो पिछड़ी हुई किताब हुई। दूसरी, बेमेल रचना है। बेमेल इसलिए कि अरस्तु नगराज्य का समर्थन कर रहा है और उसका शिष्य विश्व राज्य के समर्थन की तरफ कर रहा है, तो बेमेल हो गया ना। एक ही मतलब विचारधारा के लोग अलग अलग बातों को लेकर के बिखरे पड़े हैं, तो इसलिए वो क्या हुआ? मेल नहीं हुआ, इसलिए बेमेल जो है वो कंसेप्ट इसके अंदर दिखाई देता है। ये बात कौन कह रहा है अपने को? केनी बता रहा है। क्या? कि पॉलिटिक्स एक पिछड़ी हुई और बेमेल रचना है। तो दो बातें हमने समझी अभी तक। कौन कौन सी जानी? पहली बात कि सामूहिक निर्णय बुद्धि सिद्धांत दिया गया है, किसमें? पॉलिटिक्स में। इसका मतलब था कि निर्णय जब कानून बने तो सामूहिक रूप से, और जब उसको क्रियान्वयन हो तो विशेषज्ञों के द्वारा। दूसरा हमने जाना था यथास्थितिवाद, यानी अरस्तु नगराज्य का समर्थन था, यथास्थितिवाद रूढ़िवाद का समर्थन था, और उसका शिष्य सिकंदर विश्व राज्य की तरफ जा रहा था। इसलिए यहाँ पर बेमेल जोड़ी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी चूंकि हम तो अरस्तु पर ही विशेष ध्यान देंगे, इसलिए अरस्तु की पॉलिटिक्स किसके रूप में है? एक पिछड़ी किताब के रूप में है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है एक महत्वपूर्ण नोट की, निकोमेनियन एथिक्स। एथिक्स का मतलब मैंने पहले बताया था दर्शन, अध्यात्म, विशेष रूप से आत्मा जैसे कंसेप्ट पर विचार करना, वो किस में होता है? एथिक्स में। तो यहां पर बात हो रही है निकोमेनियन एथिक्स। ये किताब मैंने बताई थी, 2 एथिक्स लिखी थी प्लेटो ने, पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें से एक किताब है निकोमेनियन एथिक्स। इसके अंदर बुजुर्गों व बुद्धिमानों के विचारों को अधिक महत्वपूर्ण उसने माना था। इस किताब में चूंकि जब एथिक्स की बात आई, एथिक्स आते ही उसने फिर किसको महत्व दे दिया? बुद्धिमानों को और बुजुर्गों को महत्व दे दिया। अन्यथा वो किसको महत्व दे रहा था इतने देर तक? या ये कहें कि पॉलिटिक्स में वो सामूहिक बुद्धि को महत्व दे रहा था और विशेषज्ञों को महत्व दे रहा था। वो फिर वहां उम्र के अकॉर्डिंग बुद्धि की बात नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही एथिक्स में आता है तो वो कह देता है कि नहीं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं और जो बुद्धिमान होते हैं, यानी विशेष रूप से जो बुद्धिमान ही है, विशेषज्ञता का मतलब नहीं है। विशेषज्ञ क्या होता है? विशेषज्ञ और बुद्धिमान में अंतर होता है। बुद्धिमान सभी क्षेत्रों में होता है, विशेषज्ञ किसी विशेष क्षेत्र में बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉलिटिक्स के अंदर वो विशेषज्ञों की बात करता था और सामूहिक बुद्धि की बात करता है। लेकिन जैसे एथिक्स में आता है वो सामान्य बुद्धि वाले बुद्धिमानों की और जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी बुद्धि की बात वो स्वीकार करता है। ठीक है, ये अंतर आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। फोस्टर वो विचारक जो आपको बार बार पढ़ाया हुआ है, प्लेटो अरस्तु में के लिए खूब उसने रिसर्च की है। ठीक है, तो फोस्टर के बारे में हम जानेंगे। फोस्टर पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि पॉलिटिक्स में राजमर्मज्ञों के लिए बुद्धिमत्ता छानकर भर दी गई। कौन कह रहा है? पोस्टर। क्या कह रहा है? वापस से देखो, पोस्टर कह रहा है कि पॉलिटिक्स के अंदर राजमर्मज्ञों के लिए, राजमर्मज्ञ कौन? स्टेट्समैन। ठीक है, जो किताब आपने पढ़ी थी। ठीक, स्टेट्समैन यानी राजमर्मज्ञ, जो कि राज्य के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं। तो राजमर्मज्ञों के लिए बुद्धिमत्ता छानकर भर दी गई। किसमें? पॉलिटिक्स के अंदर। कि जो लोग राजनीति के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ना, जो राजनीति के बारे में ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, वो राजमर्मज्ञ हैं। तो उनके लिए छान करके मैटर डाल दिया गया इसमें। किसने डाला?
अरस्तु ने। किसमें? पॉलिटिक्स में। मतलब सीधी सी बात है, फोस्टर ये कहना चाहता है कि जिन लोगों को ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, तो उनके लिए बढ़िया सामग्री है इसमें, ठीक है। छान करके मैटर डाल दिया इसने। ये बात कह कौन रहा है? लेकिन पोस्टर। तो पोस्टर से छान दिया, ऐसा याद रखना, ठीक है ना। तो पोस्टर को छानने से जोड़ लेना, हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आती है बात, ये तो बात थी कि सामूहिक रूप से अगर हम पूरी पॉलिटिक्स किताब की बात करें तो उसमें कहाँ क्या लिखा था, उन चीज़ों को हमने जाना, और उसके संबंध में अन्य विचारकों ने क्या कहा वो भी हमने जाना। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स के किस भाग के अंदर क्या बात लिखी हुई है और पॉलिटिक्स में कितने भाग हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि पॉलिटिक्स में भाग कितने हैं, तो पॉलिटिक्स में टोटल 8 भाग हैं। 8 भागों के अंदर हम देखें तो सबसे पहला भाग है राज्य की प्रकृति और दास प्रथा का वर्णन करता है। सबसे पहला भाग किसकी करेगा? राज्य की प्रकृति और उसमें दास प्रथा। देखो, राजनीति की शुरुआत करेंगे तो राज्य से तो करनी पड़ेगी, शुरुआत राज्य से ही करनी पड़ेगी। उससे पहले किसकी कर सकते हो आप? अगर किससे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि राजनीति की शुरुआत राज्य से ही होगी, ये पक्की बात है, ठीक है। तो पॉलिस सबसे बना है, ये बात खुद अरस्तु कह रहा है। तो राजनीति की शुरुआत राज्य से करो, ये बात तो खुद अरस्तु कह रहा है, और इसी बात को हम फॉलो भी करना है। देखते हैं राज्य की प्रकृति। तो पहले पार्ट में, यानी जो पॉलिटिक्स का पहला भाग है, उसमें राज्य की प्रकृति और दास प्रथा का वर्णन है। राज्य की प्रकृति का, अब राज्य की बात तो हुई, राज्य के अंदर कौन? दास, जो कि उसके अंदर पूरे जो भी शासन वर्ग काम करने वाले लोग हैं, शासन में, राज्य के अंदर शासन में काम करने वाले लोग, उनकी सेवा करने वाला कौन? फिर दास। तो ये तो हो गई किसकी बात? राज्य की। और राज्य के को टाइम देने वाले लोगों का सपोर्ट करने वाले कौन? दास। उनका वर्णन, इन 2 का वर्णन पहली किताब में मिलता है, ठीक है। एक बात शॉर्ट में देखो, ज़्यादा लंबा हो गया दिखता है आपके लिए। देखो, पॉलिटिक्स के 8 भागों की हम बात कर रहे हैं। तो 8 भागों में पहला भाग, पहले भाग में राज्य की प्रकृति, अर्थात राज्य कैसा होगा। चूंकि राजनीति विज्ञान है, इसलिए पहले में राज्य पढ़ना ही पड़ता है। अब दूसरी बात इसी पहले भाग में है, वो दूसरी बात क्या, कि जब राज्य के अंदर शासन करने वाले लोग शासन करेंगे तो उनका घर कौन संभालेगा? दास। तो इसलिए दास प्रथा का वर्णन भी पहले भाग में ही है। दूसरे भाग में किस बात का वर्णन है? प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। देखो, जब आप अपने राज्य को स्थापित करोगे तो किसी पुराने वाले राज्य को या तो विरोध करोगे, या अगर उसका समर्थन करे तो फिर आपको राज्य रखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी बात कोई मान लो। अब चूंकि अरस्तु ने अपना खुद की पॉलिटी दी थी, यानी खुद की तरफ से आदर्श राज्य दिया था जिसका नाम था पॉलिटी, तो पक्की बात थी कि उसे प्लेटो वाले आदर्श राज्य में कमी तो निकालनी थी। तो जब उसने पहले भाग में राज्य की प्रकृति और ये सब बताया, तब उसे लगा कि अगर मैं अरस्तु वाले आदर्श राज्य को प्लेटो वाले आदर्श राज्य की कमी नहीं निकालूंगा तो मेरे आदर्श राज्य को स्थापित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने अपने गुरु प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या की? आलोचना, उसमें कमियां निकाली। तो दूसरे भाग में प्लेटो के आदर्श राज्य की कमी हो गई। तीसरा, फिर नागरिकता। अब राज्य स्थापित हो गया, भाई कमी निकाल दी, अपने वाली बात स्पष्ट कर दी, तो मतलब अब फिक्स है राज्य, अब कोई दिक्कत नहीं है। तब तीसरी बात सामने आती है कि उस राज्य में रहेगा कौन? तो वो रहेगा नागरिक, ठीक है। तो भाग 3 में किसकी बात की उसने? नागरिकता की। किसके भाग की बात करें अपन? पॉलिटिक्स के भाग 3 के अंदर नागरिकता का वर्णन है। फिर चौथा, संविधान का वर्णन। संविधान का वर्णन किसमें? चौथे भाग में, ठीक है। अब नागरिक तो बना दिया आपने, तीसरे भाग में नागरिकों की बात तो कर ली, लेकिन नागरिकों को चलाने के लिए क्या चाहिए? संविधान। तो उसके नागरिकों के जस्ट बाद क्या चीज चाहिए? संविधान चाहिए, क्योंकि नागरिक कंट्रोल किससे होंगे? संविधान से ही होंगे। इसलिए चौथे भाग में उसने संविधान का वर्णन किया। फिर 5वें में क्रांति के कारण और दूर करने के उपाय। अब एक बात समझो, यहां जो अरस्तु क्रांति की बात कर रहा है ना, वो क्रांति कोई ऐसे नहीं कि हथियारों से होती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब है संविधानों में परिवर्तन, शासन व्यवस्था में परिवर्तन। अगर लोकतंत्र से राजतंत्र, राजतंत्र से अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र से कुलीन तंत्र, जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसने संविधानों के जो है परिवर्तन की बात उसने की थी, किस चक्रीय परिवर्तन होता है, किस प्रकार होता है, सब डिटेल से पढ़ेंगे हम ध्यान से। लेकिन अभी इतना ही समझ लो कि संविधान में परिवर्तन करना ही,
लोकतंत्र से राजतंत्र या राजतंत्र से लोकतंत्र आ जाना ही क्या हो गई, क्रांति हो गई। संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो बात। चौथे तक हम आ चुके थे कि नागरिक, तीसरे में नागरिक थे, नागरिकों के लिए चौथे में संविधान का वर्णन हो गया। पांचवें में फिर ये बात तय हुई कि मान लो संविधान में कभी परिवर्तन करना पड़ गया तो वो परिवर्तन कैसे होगा, तो वो जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन करने का तरीका होगा, उसे क्रांति कहा जाएगा। तो वो क्रांति के कारण किसमें दिए, पांचवें में, भाग 5 में। और दूर करने के उपाय, भाई वो क्रांति न हो उसके लिए उसको दूर कैसे किया जाए, संविधान में संशोधन कर दो, पूरा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। तो उसको दूर करने के उपाय भी इसी भाग 5 में बताए गए हैं। ठीक है, अगला आता है 6, छठे भाग में लोकतंत्र और धनिक तंत्र, इनके बारे में बताया। क्योंकि ध्यान रहे प्लेटो अरस्तु दोनों ही लोकतंत्र के विरोधी थे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी समझा देता हूं। दोनों ने ही राजतंत्र का समर्थन किया, लोकतंत्र के का विरोध किया। ठीक है, क्योंकि इनका गुरु जो प्लेटो का गुरु हुआ वो निश्चित रूप से अरस्तु का भी तो गुरु ही था। और वो कौन, सुकरात। सुकरात को लोकतंत्र के अंदर ही जहर का प्याला पिला दिया गया था, तो इसलिए वो लोकतंत्र के समर्थन नहीं रहे, लोकतंत्र के खिलाफ हो गए वो। ठीक है, ये बात हमने डिटेल से पहले पढ़ी थी, इसलिए इसको अब यहाँ पर भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो लोकतंत्र के और धनिक तंत्र, इन दोनों के बारे में उसने छठे भाग के अंदर बताया था, मतलब इन दोनों की छठी जगह दी छठे में, ऐसे याद रखना। फिर 7वां आदर्श राज्य का वर्णन। अब जब आप लोकतंत्र, धनिक तंत्र से राजतंत्र, राज्य शासन व्यवस्थाएं नहीं लाना चाहते, तो फिर उसका अपना, जो कि उसने पहले प्लेटो वाले आदर्श राज्य की आलोचना किस भाग में कर दी थी, दूसरे में ही कर दी थी। फिर ये सारी बातें बता बतू करके छठे तक सारी दूसरी बातें बताई और फिर कहा कि देखो अब मेरे वाला देखो, क्या, आदर्श राज्य। कब, भाग 7, 7वें भाग में आकर के उसने आदर्श राज्य का वर्णन किया कि इस आदर्श राज्य के साथ साथ चलो। ठीक है ना, साथ साथ चलो मतलब भाग 7, इसके साथ साथ चलोगे तो आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी और शानदार राज्य आपको मिलेगा। ऐसा आदर्श राज्य जो है आपको रखना चाहिए। इस प्रकार 7वें भाग के अंदर उसने आदर्श राज्य का वर्णन कर दिया। अब आया आखिरी और 8वां तथा अंतिम भाग, उसमें उसने आदर्श राज्य और उसके संविधान का विवेचन किया। मतलब उस आदर्श राज्य के अंदर जो कुछ बच गया था 7वें भाग में बताने से, वो बाकी बचा हुआ 8वें में बताया उसने, और साथ ही साथ उस आदर्श राज्य में संविधान किस प्रकार से होगा उसके बारे में भी उसने बताया। तो कुल मिलाकर के ये 1 से लेकर 8 तक जो उसने बताए, उन 8 भागों के अंदर अगर मैं शॉर्ट में एक बार वापस रिपीट करूं, फटाफट देखना, तो सबसे पहले उसने राज्य बताया, राज्य में दासों के बारे में बताया। फिर उसके बाद उसने प्लेटो का विरोध किया, यानी प्लेटो के आदर्श राज्य का, और उसके बाद नागरिकता का, नागरिकों के लिए संविधान का, संविधानों में परिवर्तन यानी क्रांति का, और क्रांति के बाद लोकतंत्र और धनिक तंत्र का। ठीक है, इसको भी वो नहीं चाहता था, इसलिए इसकी छठी जगह ही। फिर उसके बाद साथ में किसके साथ जाना है, आदर्श राज्य के, तो अपना जो खुद का अरस्तु का आदर्श राज्य था उसके साथ में लोगों को जाने के लिए कहा। और लास्ट में आता है आदर्श राज्य और उसके संविधानों का विवेचन, जो आखिरी 8वां भाग था। ऐसे करके 8 भागों के अंदर उसने पूरी पॉलिटिक्स को इसलिए बांटा कि राजनीति के लिए अलग अलग किताबें लिखने से बढ़िया एक ही किताब लिखी जाए और उसमें संपूर्ण राजनीति समाहित हो, और फिर उसके बाद उसने ऊपर क्या लिख दिया, उसे पॉलिटिक्स। ऐसे ही उसने अलग अलग विषयों में, क्योंकि अरस्तु वो विचारक था जिसने दुनिया की कई विज्ञानों के बारे में लिखा, तो इसलिए उसने राजनीति के ऊपर मुख्य रूप से एक ही किताब लिखने का प्रयास किया था और एक ही लिखी थी। फिर बाकी जब एथिक्स में लिखा या कहीं और लिखा, जो संविधानों का वर्गीकरण करते समय एक किताब कॉन्स्टिट्यूशन लिख दी, वो अलग विषय है। बाकी टारगेट उसका यही था कि एक किताब में राजनीति पूरी कर दूं, और इस प्रकार उसने ऐसा ही किया भी, और पॉलिटिक्स के अंदर उसने 8 भागों में राजनीति कंप्लीट अपनी तरफ से कर भी दी। अब बात आती है इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इसके अंदर, वो और कुछ इसके संबंधित नोट। ठीक है, वो सबसे पहला नोट देख लेते हैं अपन। बारकर ने जो कहा, बारकर ने कहा कि पॉलिटिक्स को सर्वश्रेष्ठ रचना माना। किसने, बारकर ने। क्या नाम दिया इसे, मैग्नम ओपस। ये याद रखना भाई, ये शब्द आता है ऐसे कैसे। मैग्नम ओपस किसने कहा था, प्लेटो के जो अरस्तु की पॉलिटिक्स को मैग्नम ओपस किसने कहा था, तब आपको उत्तर देना होगा बारकर। ठीक है,
बार्कर को ऐसे ऐसे समझो, देखो बार्कर क्या था, बार्कर, फोस्टर, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनको खुद के विचारों से कोई मतलब नहीं है। विभिन्न विचारकों के विचारों को पढ़ना, उनमें रिसर्च करना और उनके बारे में फिर अपने विचार देना। तो ये बार्कर वही व्यक्ति है, ठीक है। तो इसने क्या लिखा कि भाई पॉलिटिक्स मैंने पढ़ी है, वो सर्वश्रेष्ठ रचना है। कैसी रचना है वो सर्वश्रेष्ठ? मैग्नम ओपस है, ठीक है। तो मैग्नम ओपस का नाम किसने दिया इसे, या मैग्नम ओपस किसने कहा इसे? बार्कर ने कहा। तो बाहर जाकर जब घर में पढ़ ली पॉलिटिक्स, तब बाहर जाकर लोगों को कहा क्या? मैग्नम ओपस, ठीक है ना। स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत, पॉलिटिक्स कंप्लीट करने के बाद अगला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। पॉलिटिक्स किताब के बारे में सारी चर्चा हो चुकी। अब बात आती है कि जो अरस्तु है उसने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत क्या था? स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। क्या है इसमें? अरस्तु के चिंतन की प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है क्या? स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। हर संकल्पना में, हर बात में, और जब भी उसने अपना विचार दिया उस प्रत्येक विचार के अंदर इस स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत दिखाई दिया। ये वही सिद्धांत है जो बुद्ध ने दिया था, ठीक है, मध्यमा प्रतिपदा। बहुत से विचारकों ने, अच्छा इससे पहले और आप पीछे जाएंगे ना आप, तो सांख्य दर्शन में दिया गया था सबसे पहले। क्या था? मध्यमा प्रतिपदा। इसका मतलब क्या है? इसका मूल सार अगर देखा जाए ना, तो वो ये है कि प्रत्येक कार्य के मध्य में रहना चाहिए, न तो उसके अति तक जाना चाहिए और न ही न्यून तक रहना चाहिए, मध्यम में रहना चाहिए। मध्यमा प्रतिपदार्थार्थ मध्यम ही श्रेष्ठ है। किसी भी कार्य का बीच का हिस्सा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे कि आप भोजन करें तो इतना करें कि आपका पेट भरे, न तो इतना भरे कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, न इतना कि आप भूखे रह जाएं। तो प्रत्येक कार्य के अंदर उसको फिर बाद में जब हम बौद्ध दर्शन में पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि तब एक उदाहरण आता है कि वीणा के तार को इतना न कसे कि उसके अंदर आवाज़ जो है वो ही नहीं है, इतना ढीला भी नहीं छोड़ें कि उसमें आवाज़ ना आए और इतना ज़्यादा भी नहीं कस दे कि वो टूट जाए। तो उसी प्रकार की बात अरस्तु ने कही कि किसी भी विचार या किसी भी चीज़ के ऊपर इतना भी ज़्यादा बल न दिया जाए कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी नहीं छोड़ा जाए कि वो किसी काम की न रहे। इसलिए उसने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था। जैसे उसने उसका प्रयोग कैसे किया वो बताता हूँ उदाहरण के रूप में। प्लेटो ने क्या कहा था? अरस्तु से पहले प्लेटो था, तो प्लेटो ने क्या कहा था कि दो वर्ग, शासक और सैनिक, इन दोनों वर्गों की न तो शादी होनी चाहिए और न ही संपत्ति होनी चाहिए। अब ये क्या हुआ? ये वीणा के तार ज्यादा खींच दिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो कोई व्यक्ति बनना ही नहीं चाहेगा शासक और न सैनिक। तो ऐसी स्थिति को स्वीकार्य, और उसने खूब प्रयास भी किया था, कब बना, किसने स्वीकार नहीं किया उस आदर्श राज्य को, और अंततः वो फैली हुआ उसका आदर्श राज्य। और लास्ट में जाकर के उसने जो द लॉज लिखी थी उसके अंदर उसने व्यवहारिक प्रैक्टिकल स्टेट की बात ही की थी। तो वहां पर अरस्तु कहता है फिर वो बात क्या कि नहीं, इतना मत खींचो, इसको मध्यम में रखो, ठीक है। उसने कहा कि शासक को जो है विवाह से आप मत रोकिए, नहीं परिवार उसको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, संपत्ति तो राज्य दे देगा, ठीक, तो दोनों हो गए ना, संपत्ति उसकी पर्सनल नहीं रही और परिवार उसको मिल गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ? मध्यम रह गया। तो इस प्रकार की बातें उसने कही। तो ये उदाहरण हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया। संपत्ति के संबंध में भी अपनाया और शासन प्रणाली के संबंध में भी। यानी इस मामले में वो प्लेटो से डिफर कर रहा था, यानी उससे विपरीत जा रहा था, ठीक है। तो ये था मध्यम मार्ग का सिद्धांत। मध्यम मार्ग में इतना समझ लीजिए कि अरस्तु की सोच थी मध्यम मार्गीय। वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा भी नहीं खींचता था और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ता था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।